आज हम एक और बड़ा सवाल आपके सामने लेकर आए हैं और वो ये है कि आज के इस डिजिटल युग में क्या किसी वीडियो को मिले व्यूज़ की संख्या ही उसकी सफलता का एकमात्र पैमाना होना चाहिए? यूट्यूब के लिए कोई कंटेंट बनाने से पहले क्या हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि इस कंटेंट को, इस वीडियो को कितने व्यूज़ मिलेंगे? और क्या ज़्यादा व्यूज़ पाने के अलावा यूट्यूबर की कोई और नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत के एक यूट्यूबर ने कुख्यात उद्योगपति विजय माल्या का लंदन में जाकर एक इंटरव्यू किया है, जिसे आजकल की पीढ़ी पॉडकास्ट कहती है। ये पूरा पॉडकास्ट या इंटरव्यू 4 घंटे का है, यानी एक हिंदी फिल्म से भी कहीं ज्यादा लंबा। और इसे यूट्यूब पर आज रात 9 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 2 करोड़। इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि इसमें विजय माल्या ने अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष बताया है और पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो तो एक बड़े शरीफ आदमी हैं, वो हालात के शिकार हुए हैं, वो तो किसी का पैसा मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस इंटरव्यू में विजय माल्या ने वही बातें कही जो एक अपराधी अपराध करने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहता है। पहला बड़ा दावा उन्होंने किया कि वो बैंकों का सारा पैसा लौटा चुके हैं। दूसरा, उन्होंने कहा वो चोर नहीं है और बैंकों से लोन भी उनके नाम पर नहीं लिया गया था। तीसरा, वो किंगफिशर एयरलाइंस के 3000 कर्मचारियों को उनकी 1.5 साल की तनख्वाह इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि बैंकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और चौथा, उन्होंने लोन का एक भी पैसा अपने ऐशो आराम पर खर्च नहीं किया। इस इंटरव्यू को देखने के बाद विजय माल्या भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर उनके बारे में मीम्स बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे विजय माल्या बैंकों का लोन लेकर भागने वाले उद्योगपति नहीं, बल्कि कोई महान आत्मा है, कोई महान पवित्र आत्मा है जिसे बेकार में ही परेशान किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जिस यूट्यूबर ने इस भगोड़े उद्योगपति का इंटरव्यू किया, वो सोशल मीडिया पर इस पॉडकास्ट को मिले व्यूज का जश्न मना रहा है और लोगों को हर दिन यह बताया जा रहा है कि इस इंटरव्यू को अब तक कितनी बार देखा जा चुका है। विजय माल्या भी लंदन में बैठकर यही काम कर रहे हैं, अपने इस इंटरव्यू को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो 4 दिनों में इस इंटरव्यू को 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिलने से बड़े खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है शायद जैसे वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। अब उन्हें अदालत में आने की आवश्यकता ही नहीं है। लोगों ने उन्हें इतनी बार देखकर क्लीन चिट दे दी है। अब केस खत्म हो जाना चाहिए। लोगों की अदालत में फैसला हो चुका। वो इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि उनकी सच्ची और तथ्यात्मक कहानी लोगों तक पहुंच रही है। सोचिए, इन व्यूज को विजय माल्या ने अपनी बेगुनाही का सर्टिफिकेट बना लिया और उन्हें लगता है कि उन्होंने जितने भी झूठ बोले, लोगों ने उन्हें सच मानकर जनता की अदालत में निर्दोष मान लिया। इस पूरे घटनाक्रम में विजय माल्या से ज्यादा दोष शायद उस यूट्यूबर का है जिसने इस इंटरव्यू में विजय माल्या से एक भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा, एक बार भी विजय माल्या के बड़े बड़े दावों का फैक्ट चेक नहीं किया और विजय माल्या को एक पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म थाली में रखकर दे दिया। बल्कि विजय माल्या जैसे एक भगोड़े उद्योगपति को, जो बैंकों से उनका 7000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था, जिसने किंगफिशर एयरलाइंस के लगभग 3000 कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देने से इनकार कर दिया, उस व्यक्ति को इस यूट्यूबर ने एक मंच दे दिया। जबकि ये बात विजय माल्या को भी पता होगी कि इस यूट्यूबर के 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर यहां वो एक फ्रेंडली इंटरव्यू कर लेंगे तो पूरी दुनिया में वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब वो जानते थे जब वो ये इंटरव्यू देंगे इस यूट्यूब चैनल को, तो उसे करोड़ों व्यूज मिलेंगे और अब बिल्कुल वही हो रहा है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है इस तरह के लोगों की। अब हम विजय माल्या के 5 बड़े दावों का फैक्ट चेक करेंगे। पहला दावा ये कि विजय माल्या बैंकों का सारा पैसा लौटा चुके हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों ने यह बताया है कि विजय माल्या पर अब भी 7000 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसा अखबार मेन स्ट्रीम मीडिया लिख रहा है। विजय माल्या भारत के बैंकों का 6848 करोड़ रुपए लेकर भागा था और बाद में यह पैसा ब्याज और पेनल्टी के साथ 17781 करोड़ रुपए हो चुका था। इनमें से 10,814 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, लेकिन अब भी लगभग 7000 करोड़ रुपया बकाया है। दूसरा दावा यह कि यह लोन किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लिया गया था और इसके लिए विजय माल्या को दोषी ठहराना गलत है। यह दावा भी गलत है। सच्चाई यह है कि बैंकों ने जब विजय माल्या को लोन दिया तब इसमें लोन गारंटर विजय माल्या ही थे, खुद थे। तीसरी बात विजय माल्या ने कही कि उन्हें चोर कहना गलत होगा, उन्होंने बैंकों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की, लेकिन यह दावा भी गलत है। सच्चाई यह है कि आज अगर विजय माल्या लोन का सारा पैसा वापस कर भी दें
तब भी उनके खिलाफ भारत में आपराधिक मुकदमे चलते रहेंगे। और इसका कारण ये है कि विजय माल्या के खिलाफ भारत की अदालतों में ये मुकदमा नहीं चल रहा है कि उसने बैंकों के पैसे नहीं दिए, बल्कि मुकदमा ये है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और अपने बिजनेस को गलत तरीके से प्रॉफिट में दिखाकर बैंकों से लोन लिया और बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। असली मामला ये है जो कि विजय माल्या आपको कभी बताएंगे नहीं। उन्होंने फर्जीवाड़ा करके ये लोन लिया है। ईडी के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस को मिले लोन्स में से 3,500 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए गए। इन पैसों को माल्या ने अपनी आरसीबी फ्रेंचाइजी पर खर्च किया और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा उनके खिलाफ अभी चल रहा है। चौथी बात, विजय माल्या ने अपने हवाई यात्रियों से जो सर्विस टैक्स लिया, उनमें से 100 करोड़ रुपए का सर्विस टैक्स उसने सरकार को कभी चुकाया ही नहीं। पांचवां, यह दावा भी गलत है कि विजय माल्या फंड्स की कमी होने के कारण अपने 3,000 कर्मचारियों को 1.5 साल की तनख्वाह नहीं दे पाए। सच यह है कि जब किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारी अपनी तनख्वाह मांग रहे थे, तब विजय माल्या ने 340 करोड़ रुपए अपने बेटे और 2 बेटियों में बांट दिए। ये सारी वो बातें हैं जो इस यूट्यूबर को विजय माल्या से पूछनी चाहिए थी और उसे उसके अपराध को पूरी दुनिया के सामने गिनाने चाहिए थे, लेकिन इस यूट्यूबर ने ऐसा नहीं किया। विडंबना यह है कि विजय माल्या ने इस इंटरव्यू में जितनी भी बातें कही, वो इन बातों को कभी अदालत में नहीं कह पाए, क्योंकि अदालत के पास उनका पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। वर्ष 2020 में इंग्लैंड की एक अदालत ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी और आज भी विजय माल्या इस फैसले के खिलाफ अलग अलग अदालतों में अपील दायर कर रहे हैं। आज हमारे देश में अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरह के इंटरव्यूज करने की बाढ़ आई हुई है। देश छोड़कर भाग चुके अपराधी आजकल अपने मनपसंद यूट्यूबर और पत्रकारों को इस तरह के दोस्ताना इंटरव्यूज देते हैं, जहां वो अपने आप को मासूम घोषित करते हैं। उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछा नहीं जाता। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस तरह के पॉडकास्ट को एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। आज आप अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो आप कुछ पैसा देकर, खर्च करके कुछ खास यूट्यूबर्स के साथ इस तरह के फ्रेंडली इंटरव्यूज कर सकते हैं, जिन्हें पॉडकास्ट का नाम दिया जाता है। इसी तरह के पेड इंटरव्यू के लिए आज 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक कुछ यूट्यूबर्स लेते हैं। आज आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, मेहुल चौकसी जैसे कुख्यात अपराधी किसी यूट्यूबर को इस तरह का इंटरव्यू दे दें, तो उनके व्यूज की संख्या तो करोड़ों में आएगी ही, लेकिन क्या उनकी विचारधारा को इस तरह जनता के बीच पहुंचाना नैतिक और सामाजिक रूप से सही होगा? क्या भविष्य में दाऊद इब्राहिम भी किसी भारतीय यूट्यूबर को इंटरव्यू देकर खुद को सामाजिक कार्यकर्ता साबित नहीं कर देगा? और सोचिए, जिस प्रकार से विजय माल्या का ये इंटरव्यू हुआ, उससे हमारे देश के युवा, हमारे देश के आम लोग क्या ये नहीं सोचेंगे कि विजय माल्या का लोन लेकर भागने वाला बिजनेस मॉडल सही भी है और सफल भी है? बड़ी संख्या में लोग इस तरह के इंटरव्यूज देखकर ये प्रेरणा लेने लगेंगे कि वो भी बैंकों का करोड़ों रुपया लेकर विदेशों में भाग सकते हैं और वहां रहकर ऐशो आराम से भरा जीवन जी सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, प्राइवेट जेट में वेकेशंस के लिए जा सकते हैं और फिर एक दिन यूट्यूब पर आकर ये भी कह सकते हैं कि वो तो महान आत्मा है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको याद होगा, ये इंटरव्यूज़ ऐसे ही होते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी एक ऐसा ही इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने अपने आप को हीरो बताने की कोशिश की थी और तब से लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सारे लोग हीरो भी मानने लगे। इसी तरह बड़े बड़े अपराधी ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा मंच मिल जाए जहां वो अपनी बात कह दें। अब व्यूज़ करोड़ों में तो आएंगे ही, लेकिन आज देश को ये सोचना होगा कि क्या इस तरह के इंटरव्यूज़ को ऐसे सुपरहिट करना सही है